आज चुनाव प्रचार थमने से पहले सीएम योगी ने 4 रैलियां की। अगर टोटल करें तो अब तक योगी 16 रैलियां हिमाचल में कर चुके हैं। वहीं जानकारों की माने तो योगी इस बार भाजपा के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, क्योंकि हिमाचल और गोरक्षनाथ पीठ का पुराना नाता है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल में थमा प्रचार, योगी ने भरी ललकार। हिमाचल का फाइनल घमासान, योगी का 16वां संग्राम। पिछले 1 महीने से हिमाचल प्रदेश का पारा गर्म था, जो प्रचार थमने के बाद और गर्म हो गया है, क्योंकि अब तक बाजी राजनीतिक दलों के हाथ में थी, जो प्रचार थमने के बाद जनता के हाथ में आ गई है। अब हिमाचल प्रदेश की जनता 12 नवंबर को सभी 68 सीटों पर वोट डालकर मैदान में उतरे 413 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। लेकिन चुनाव प्रचार थमने से पहले सीएम योगी ने खूब प्रचार किया। और आज विश्लेषण की शुरुआत बहुत कठिन डगर डिंपल की। ये सवाल इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनके नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है, क्योंकि अब तक सपा जितने भी उपचुनाव लड़ी उसके खाते में हार ही आई है। ऐसे में डिंपल को इस हार के सिलसिले को न सिर्फ रोकना है, बल्कि मुलायम सिंह यादव की इस विरासत को बचाना भी है। वैसे सबसे ज्यादा चुनौती अखिलेश यादव की, क्योंकि पहले मैनपुरी से तेज प्रताप यादव के नाम की चर्चा थी। ऐसे में अगर मैनपुरी में कुछ ऊंच नीच हुई तो सवाल अखिलेश यादव की रणनीति पर उठेगा। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि क्यों मैनपुरी इस वक्त उत्तर प्रदेश की हॉट सीट बन गई है। मुलायम की उत्तराधिकारी, मैनपुरी पर डिंपल की दावेदारी। चाचा भतीजे का दावा खारिज, बड़ी बहू बनी नेताजी की वारिस। डिंपल के सहारे एकाधिकार का संदेश, पिता की विरासत को बचा पाएंगे अखिलेश। मैनपुरी की जिस सीट पर पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं, उस पर अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव के नाम का ऐलान कर तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है, क्योंकि पहले इस सीट से तेज प्रताप यादव को टिकट देने के कयास लग रहे थे, क्योंकि तेज प्रताप पहले भी इस सीट से सांसद रह चुके हैं। वो मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह यादव के पौत्र हैं और लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। तेज प्रताप के अलावा धर्मेंद्र यादव और फिर तब इस वक्त शिवपाल यादव के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन बीते 24 घंटों में चर्चा सिर्फ 2 नामों तक सिमट कर रह गई, जो तेज प्रताप यादव और डिंपल यादव के नाम थे। जानकारों की माने तो अखिलेश यादव तेज प्रताप यादव के नाम के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन जब बात मुलायम के सबसे करीबी रिश्ते की आई तो खोज डिंपल पर जाकर खत्म हो गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लगता है कि मुलायम की सहानुभूति का वो तेज प्रताप के मुकाबले डिंपल को ज्यादा मिलेगा। डिंपल यादव जो है वो बहुत आसानी से और बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, और ये चुनाव जीतना हमारी पहली प्राथमिकता थी। पार्टी का फैसला है, और चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मांग लोगों ने की पहले, लेकिन चूंकि वो पहले से लीडर ऑपोजिशन है इस समय है, और जनभावना को ध्यान में रखते हुए लोगों की मांग पर समाजवादी पार्टी ने आरडी डिंपल यादव जी की, जो कि 2 बार की पूर्व सांसद भी हैं, उनको टिकट दिया और पूरी तरीके से बात हुई आप? बस हाँ, अभी जस्ट कॉल पे बात हुई है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आशीर्वाद लिया, उन्हें कंग्रेचुलेट किया। भाभी के पास ही जा रही हूँ। भाभी के पास जा रहे हैं? जी जी। तो हौसला देने, शुभकामना देने, सब कुछ। जिसको इतिहास कायम होगा। इस बार इतिहास दर्ज होगा कि मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट पूरे देश में एक इतिहास कायम करेंगे। आज तक उतने वोटों से कोई जीता नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, कार्यकर्ता का मत था। कार्यकर्ता इस बार डर गए। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, वो लगातार ये मांग कर रहे थे, तो इस फैसले से कार्यकर्ता और हम लोग बहुत उत्साहित हैं। अब अखिलेश यादव का ये फैसला ट्रम्प कार्ड साबित होता है या नहीं, इसका फैसला 5 दिसंबर को हो जाएगा।
मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी की लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया है। अब इस सीट पर डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। साथ ही ये मैसेज भी समाजवादी पार्टी ने दिया है कि मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की असली उत्तराधिकारी डिंपल यादव ही हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी का ये बाई इलेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि इस सीट पर उसे कोई भी दिक्कत आए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या परिवार को एकजुट रखने का मौका अखिलेश यादव ने खो दिया है? क्योंकि एक सवाल तेज प्रताप के भविष्य का भी है। अब तक माना जा रहा था कि मुलायम के बाद मैनपुरी पर उनकी ही दावेदारी होगी। वहीं एक सवाल शिवपाल यादव का भी है, क्योंकि हो सकता है कि बहू के सामने वो ज्यादा मुखर ना हो, लेकिन जिम्मेदारी नहीं मिलने की टीस कहीं ना कहीं उनके दिल में जरूर हो। जारी हुई है। वैसे तो देखिए, जो सवाल आपने छोड़ा है मुझे तो पता नहीं आपके द्वारा जानकारी हो रही है, मुझे तो मेरी जानकारी नहीं है। हमारी पार्टी देखिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए तेज प्रताप यादव से ज़्यादा तरजीह डिंपल यादव को दी है। अब इसके पीछे माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिससे कि मैनपुरी में जो सहानुभूति वोट है वो भी समाजवादी पार्टी को मिल जाए। लेकिन इसके पीछे एक और तर्क दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दरअसल डिंपल यादव को उतारकर अखिलेश यादव ने एक और रणनीति तैयार की है, और उसके पीछे ये वजह है कि अगर शिवपाल यादव तेज प्रताप यादव का कहीं विरोध कर देते तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी को मुश्किल आ सकती है। अखिलेश यादव के सामने मुलायम की विरासत को बचाने की चुनौती है, लेकिन अब अखिलेश के सामने परिवारवाद की चुनौती भी खड़ी हो गई है। भाजपा डिंपल के चुनाव लड़ने पर निशाना साध रही है। वो कह रही है कि समाजवादी पार्टी के लिए परिवार ही समाजवाद है। अब जब मैनपुरी का उपचुनाव हो रहा है तो मुलायम सिंह जी की विरासत के नाम पर जिस प्रकार से श्रीमती डिंपल यादव जी को लाए हैं, तो उस पर मेरा इतना ही कथन है कि चूंकि अखिलेश जी के बेटा और बेटी एक ही उम्र चुनाव लड़ने लायक नहीं है, तो नहीं तो उनको लाते, तो अब बेटा बेटी चुनाव लड़ नहीं सकते, तो इसलिए अपनी पत्नी को टिकट दे दिया है। जबकि धर्मेंद्र और तेज प्रताप जो कि वहां पर दो उम्मीदवार उनके परिवार से ही थे, तो उनको भी दरकिनार कर दिया। ये पार्टी के लिए, चाहे समाजवादी पार्टी चाहे अन्य पार्टी कोई भी हो, किसी के लिए भी सेफ जोन उत्तर प्रदेश की जमीन पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे वो गांव सभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का गठन बना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वसनीयता बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है, तो उसके आधार पर लोग जाति, बिरादरी, धर्म, संप्रदाय के आधार पर बिल्कुल वोट नहीं करेंगे। हालांकि डिंपल को जीत दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी फील्डिंग सजा ली है। गुरुवार को डिंपल के टिकट का ऐलान हुआ और उससे पहले बुधवार को पूर्व मंत्री आलोक शाक्य को मैनपुरी का जिलाध्यक्ष बना दिया गया था। दरअसल मैनपुरी जिले में कुल 17,40,000 मतदाता हैं। इनमें करीब 7 लाख यादव वोटर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर शाक्य मतदाता हैं, जिनकी संख्या करीब 3 लाख है। इस तरह अखिलेश यादव ने यादव बिरादरी के अलावा शाक्यों को भी साधने की कोशिश की है। जानकार इसे भाजपा वाला दांव बता रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश का ये दांव काम करेगा? क्या वो अपने पिता की विरासत को बचा पाएंगे? क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में जीत के बाद भाजपा का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। इसके पीछे बड़ी वजह ये भी है कि 2014 के मुकाबले 2019 में भाजपा का वोट मैनपुरी में करीब 20% बढ़ा है, जबकि सपा का वोट 6% कम हुआ है। अब सबकी नजर 5 दिसंबर की तारीख पर टिकी है, क्योंकि इस बार सपा का सबसे बड़ा किला दांव पर लगा है। अगर अखिलेश ने इसे बचा लिया तो भाजपा का विजय रथ रुक जाएगा, और अगर भाजपा ने मैनपुरी सीट जीत ली तो अखिलेश की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
तो मैनपुरी महत्वपूर्ण है। चलिए विश्लेषण करते हैं अब, और सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से यहां पर समीकरण बन रहे हैं और डिंपल यादव जब मैदान में उतर रही हैं तो क्या ट्रंप कार्ड साबित होंगी। तो ये सवाल जो है इसको एक एक पॉइंट में समझते हैं। मुलायम की विरासत अपने पास रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले बात आ रही थी भतीजे की, लेकिन डिंपल चूंकि बहू है, ऐसे में कोशिश है कि विरासत घर में ही रहे। बहू के खिलाफ शिवपाल दावेदारी नहीं ठोक पाएंगे, क्योंकि शिवपाल यादव जिस तरीके से बागी तेवर अपनाते रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं लगातार कि परिवार अब तो एक रहे। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि डिंपल जब मैदान में है तो शिवपाल यहां पर गड़बड़ नहीं करेंगे, वो जो बगावत है वो नहीं करेंगे। चाचा और भतीजे की जंग को विराम भी मिल जाएगा इसी बहाने डिंपल मैदान में होंगी। तो चाचा और भतीजे की जो खुली अदावत चल रही थी उसमें सॉफ्ट कॉर्नर जो शिवपाल का वो मिल सकता है। डिंपल के लिए सुरक्षित सीट की तलाश चल रही थी, लगातार कन्नौज से जिस तरीके से हारी। आजमगढ़ में बात आई थी कि भेजा जाएगा, लेकिन नहीं भेजा गया। लेकिन अब ये नेताजी की सीट है तो सबसे सुरक्षित सीट ये हो सकती है। कार्यकर्ताओं में डिंपल यादव काफी लोकप्रिय हैं, काफी लोग उनको मानते हैं, और ऐसे में ये एक ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है। महिला वोटर्स को साधने की जो कोशिशें हैं उसमें डिंपल यादव एक बड़ा चेहरा है, मजबूत चेहरा है। महिला वोटर्स बीच उनकी अच्छी पकड़ है, और यादव वोट बैंक को एकजुट रखने में भी सांसद के तौर पर एक अच्छा ट्रंप कार्ड डिंपल साबित हो सकती है। और बहू को ससुर की सहानुभूति का वोट ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि वो ये कहेंगे कि पिताजी की विरासत को हमें संभालना है। मैनपुरी में सपा के लिए कुछ प्लस पॉइंट पहले से हैं, क्योंकि सपा का पक्ष मजबूत है। पहली वजह यह है कि 3 दशक से सपा का यहां पर एक छत्र राज्य है। मुलायम की 3 पीढ़ियां यहां से चुनाव जीतती रहीं, और भाजपा या किसी भी दल का यहां पर खाता नहीं खुला। भाजपा के विजय रथ को रोकने का यह बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि 3 दशक की राजनीति जब यहां से चल रही है तो जिस तरीके से भाजपा अपने आत्मविश्वास में है, विजय रथ को रोककर उसके आत्मविश्वास को तोड़ सकती है सपा। यहां पर मुलायम की विरासत को बचाने के लिए कुनबा एकजुट हो रहा है, ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि अभी तक चीजें बिखरी थी। लेकिन अब शिवपाल खुद कह रहे हैं कि परिवार एक रहे, इसके लिए हम कुछ भी करेंगे। अब आपको बताते हैं कि डिंपल यादव की राजनीतिक करियर कैसा रहा है। डिंपल यादव की राजनीति 2009 में फिरोजाबाद से उपचुनाव लड़कर शुरू हुई, लेकिन वो हार गई थी। 2012 में कन्नौज उपचुनाव में निर्विरोध जीती वो। 2014 लोकसभा कन्नौज में फिर से वो जीती, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में कन्नौज में उन्हें हार मिली। और 2022 में मैनपुरी उपचुनाव में वो किस्मत आजमा रही हैं, और यहां पर देखने वाली बात होगी कि क्या जनता का फैसला रहता है। लेकिन मजबूत पक्ष कुछ यहां पर दिखते हैं। अखिलेश यादव के डिंपल दांव के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे तेज प्रताप का राजनीतिक स्तर पर भविष्य क्या होगा, क्योंकि पहले माना जा रहा था कि तेज प्रताप ही यहां से प्रत्याशी हो सकते हैं। शिवपाल से क्या समझौता हो जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल उठा हुआ है परिवार में। शिवपाल बार बार बगावती तेवर अपनाते हैं, लेकिन परिवार को जोड़ने की बात भी करते हैं, और परिवारवाद का आरोप लगा है। मैनपुरी हारने पर प्रश्न चिन्ह। अगर मैनपुरी किसी तरीके से नहीं बचा पाए तो बहुत बड़ी सियासी स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, और अखिलेश की रणनीति पर सवाल उठ जाएंगे, क्योंकि तेज प्रताप को ऐन मौके पर उनका नाम हटा और डिंपल को सामने लाया गया। तो ये चुनौतियां अखिलेश यादव के सामने हैं, और पूरे परिवार के साथ साथ राजनीति को बचाने की चुनौती भी है। अब चलिए बात करते हैं कुरुक्षेत्र की तीसरी कसम की, किसमें कितना दम। क्योंकि सपा ने मैनपुरी से अपना दांव चल दिया है, लेकिन सवाल यह है कि भाजपा मैनपुरी से अब किसे मैदान में उतारेगी, क्योंकि 12 नवंबर को भाजपा की कोर ग्रुप की एक बैठक होने वाली है, जिसमें सीएम योगी से लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इसी दिन मैनपुरी के साथ साथ खतौली और रामपुर विधानसभा के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन सवाल मैनपुरी का है कि क्या भाजपा का उम्मीदवार मुलायम परिवार से होगा, क्योंकि आज एक मुलाकात अपर्णा यादव और भूपेंद्र चौधरी के बीच भी हुई है, जिससे मैनपुरी की सियासत गर्म हो गई है। तैयार हैं आप सब लोग? उपचुनाव की बाजी किसे मिलेगी जीत की चाबी। सपा ने किया उम्मीदवार का ऐलान, क्या भाजपा बदलेगी अपना प्लान? मैनपुरी से डिंपल यादव के मैदान में उतरने के बाद मैनपुरी की चुनावी जंग बेहद दिलचस्प हो गई है। अब सबकी निगाहें भाजपा पर टिकी है। क्या अखिलेश यादव के दांव के बाद भाजपा अपना गेम प्लान बदलेगी? क्योंकि मैनपुरी के उपचुनाव को 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अब तक का सबसे बड़ा चुनाव माना जा रहा है।
जहां सपा को अपना अभेद्य किला बचाना है तो भाजपा को हर हाल में यहां कमल खिलाना है। लेकिन अखिलेश यादव ने न सिर्फ डिंपल यादव को मैदान में उतारा बल्कि आलोक शाक्य को मैनपुरी का जिलाध्यक्ष बनाकर मैनपुरी के 17.5 लाख वोटों में से 10 लाख वोटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि अब भाजपा डिंपल के मुकाबले किसे मैदान में उतारेगी, क्योंकि 12 नवंबर को भाजपा की एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें सीएम योगी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में मैनपुरी लोकसभा सीट, खतौली विधानसभा सीट और रामपुर शहर विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो जाएगा। मंत्री संगठन धर्मपाल सैनी आज मैनपुरी पहुंच गए और वहां पर उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ रणनीति तैयार करना भी शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी 13 या 14 नवंबर को इन तीनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है। दरअसल जब से उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, भाजपा अपनी जीत का दम भर रही है। भाजपा का दावा है कि जिस तरह से उसने रामपुर और आजमगढ़ का उपचुनाव जीता, वो मैनपुरी, खतौली और रामपुर शहर सीट पर भी फतेह हासिल करेगी। परिवार को दरकिनार करके वंशवाद के ऊपर जिस प्रकार से विश्वास व्यक्त किया है, यही समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। और लेकिन शायद यह भूल गए हैं कि इस बार मैनपुरी की जनता वंशवाद के नाम पर वोट नहीं करेगी, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेगी। मैनपुरी में कमल खिलेगा। पिछले 8 वर्षों में गंगा जी में बहुत पानी बह चुका है और कहीं पर भी किसी भी प्रकार के एकाधिकार थे तो वो एकाधिकार भारतीय जनता पार्टी के ताकत के सामने सब जो है ध्वस्त हो रहा है। तो मैनपुरी पर भी भारतीय जनता पार्टी अब की बार एक नया इतिहास रचने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगा। सबसे ज्यादा रोचक लड़ाई मैनपुरी और रामपुर में नजर आ रही है, जहां सपा के MY समीकरण की बड़ी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि जो चूक रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव में हुई उसे दोहराने से सपा बचेगी, क्योंकि भाजपा न सिर्फ अल्पसंख्यक सम्मेलन के जरिए मुस्लिम वोटर बल्कि यादव वोटर को रिझाने में लगी है, जो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या समाजवादी पार्टी इस बार भाजपा का विजय रथ रोक पाएगी, क्योंकि जब जब उपचुनाव की बाजी लगी है सपा के हिस्से हार ही आई है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात आजम खान के टाइम ओवर की, क्या अब होगा रामपुर का मेकओवर? ये सवाल सेशन कोर्ट के उस फैसले के बाद खड़े हो गए हैं जिसने आजम खान की आखिरी उम्मीद खत्म कर दी। मतलब आजम खान की सदस्यता रद्द रहेगी और रामपुर का उपचुनाव तय तारीख पर होगा। आजम की आखिरी उम्मीद खत्म, कोर्ट से नहीं मिली राहत। नहीं टलेगा रामपुर का चुनाव, आजम के खेमे में तनाव। न समाजवादी पार्टी की हार का सिलसिला खत्म हो रहा है, न आजम खान की मुश्किलों का, क्योंकि हेट स्पीच मामले में जो उम्मीद एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दी थी वो 24 घंटे बाद ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। क्योंकि हेट स्पीच मामले में सेशंस कोर्ट ने आजम खान को झटका देते हुए न सिर्फ उनकी सजा पर रोक की अर्जी खारिज कर दी है, बल्कि उनकी तरफ से जो स्टे एप्लीकेशन दायर की गई थी वो भी खारिज हो गई है। मतलब एकदम साफ है, अब न सिर्फ आजम खान को 3 साल की सजा होगी बल्कि उनकी विधायकी भी रद्द रहेगी। काफ़ी देर तक 2 घंटे तक बहस हुई थी लेकिन स्टे नहीं मिला। क्या ग्राउंड रही और अदालत ने क्या फैसला दिया है? अभी जजमेंट नहीं आया है, अभी जजमेंट पड़ा नहीं है और न अभी जजमेंट मिला है और अभी कुछ नहीं मालूम। बस उन्होंने कहा कि आपका स्टे जो है वो नहीं दिया जाता।
अब अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों के लिए? क्या हाई अभी कोर्ट जजमेंट जाएंगे? देख लें, अभी जजमेंट नहीं मिला है, कल जजमेंट देख लें, उसके बाद तय करेंगे आगे हमें क्या करना है। शाम होते होते लगभग 5 बजे आज़म खान के खिलाफ अदालत ने फैसला सुनाया। आज़म खान के वकील और आज़म खान ये चाहते थे कि सत्र न्यायालय से उन्हें निचली अदालत के आदेश पर स्टे मिल जाए, क्योंकि आज़म खान को 27 अक्टूबर को स्पेशल MPMLA कोर्ट ने 3 साल की सज़ा सुनाई थी, जिसकी वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। लेकिन आज़म खान को उस पर कोई स्टे नहीं मिला, जिसकी वजह से आज़म खान को बड़ा झटका लगा है और एक बार फिर रामपुर में शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए रास्ता साफ हो गया है। सबसे बड़ी बात, रामपुर का चुनाव अब तय तारीख पर ही होगा, क्योंकि बुधवार को जब सुप्रीम कोर्ट ने आज़म की दलील सुनते हुए रामपुर चुनाव की अधिसूचना पर अगले आदेश तक रोक लगाई थी, तब ये सवाल बड़ा हो गया था कि क्या रामपुर का चुनाव टल जाएगा। लेकिन सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि रामपुर का चुनाव मैनपुरी और खतौली के साथ 5 दिसंबर को ही होगा। और अब फिर एक बार आज़म खान के सामने अपनी साख बचाने की चुनौती होगी, क्योंकि माना जा रहा है कि आज़म खान की सदस्यता जाने के बाद उनकी सीट से उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आज़म इस बार रामपुर में अपना दम दिखा पाएंगे, क्योंकि रामपुर में 5 महीने पहले भी उपचुनाव हुआ था। तब अखिलेश यादव ने आज़म खान को फ्री हैंड दिया था। ये जेल से बाहर आने के बाद आज़म खान की सबसे बड़ी परीक्षा थी, लेकिन भाजपा ने 50% मुस्लिम वोटर वाले रामपुर में ऐसा दांव चला कि आज़म खान के करीबी आसिम राजा 42,000 वोट से हार गए। तब आज़म खान ने हार के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया था। ये चुनाव ही कब है? इसे चुनाव कहेंगे आप? ये सब घर पे पुलिस पहुंच जाएगी, अभी उठा लाएंगे, चालान हो जाएगा हमारे साथ भैंस डकैती में, क्योंकि वो एक खाना खोला रहता है ना पुलिस का, कि अज्ञात में बकरी, मुर्गी, भैंस, किताब, फर्नीचर डकैती में उनके भी नाम बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस सीट को आज़म खान ने जेल में रहकर ही जीत लिया था, क्या वो अब इसे सपा को दोबारा जिता पाएंगे? क्योंकि कोर्ट के फैसले से आज़म खान को 9 साल का वनवास मिला है, और अगर वो उपचुनाव की बाजी हार गए तो उनका खुद का भरोसा भी टूट जाएगा। ABP गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।